दोस्तों, आज है 2 सितंबर और आज का हम लोग सबसे पहले एडिटेरिया का करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद कल जो करंट अफेयर्स हम डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत नहीं कर पाए थे तो उसको हम देखेंगे। क्योंकि आज का करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स है, दोनों पेपर में हमने 2-3 पेपर को पढ़ा, उसमें जो है कोई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं था, इसलिए आज हमने आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर्स का भी नहीं सुबह में भेजे थे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटेरिया का करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स जो है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स होगा, जो कि हम लोग कर रहे हैं एडिटेरिया के अंतर्गत। और एडिटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत कल हमने किया बजट के बारे में, जो केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत की थी उसके बारे में। अब हम लोग करेंगे आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में। हम आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये प्रस्तुत किया गया था 22 जुलाई 2024 को, 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण। और आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा जो है बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन के मार्गदर्शन में जो है तैयार किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, इसको याद रखना है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 किसने तैयार किया, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने तैयार किया था। यहाँ पर हम आपको एक तथ्य भी बताते चलें कि 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। मतलब कहने का तात्पर्य है जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता था उसी दिन जो है आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा भी प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पूर्व में जो है प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये एक ऐतिहासिक परिदृश्य में आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में तथ्य था। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कि 2023-24 में जो आर्थिक सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में बांटा गया है मुख्य रूप से, और उसको जो है हम लोग एक एक अध्याय में मुख्य तथ्य का अध्ययन करेंगे। परीक्षोपयोगी तथ्य मुख्य रूप से, तो जो परीक्षोपयोगी अर्थात जो परीक्षा में उपयोगी है, पूछा जाने वाला है, उसको करेंगे। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की है। दैट मीन्स कि विश्व की अर्थव्यवस्था जो है टोटल ओवरऑल जो है वो 3.2% जो है वृद्धि की है। लेकिन भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ओवरऑल 7% या 6.9% की दर से जो है वृद्धि की है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था से ज्यादा दर से वृद्धि की है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो वर्तमान मूल्य पर जो विकास किया है 3 सेक्टर में, वो सेक्टर का नाम कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर है। और 2024 में क्रमशः कृषि में जो है बढ़ोतरी 17.7% है। इसको तो आप लोग एकदम ध्यान से याद कर लेंगे, ये बार बार जो है साल दर साल पूछा गया है। कृषि क्षेत्र में विकास दर कितना है, तो 17.7% जो है। वहीं उद्योग की बात करें तो उद्योग 27.6% है, और सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा 54.7% है। तो कृषि क्षेत्र जो है बार बार पूछा जाता है, तो कृषि क्षेत्र आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है
वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की जो है वृद्धि दर्ज की गई। कितना? 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या जो है ये 51.6 करोड़ तक पहुँच गई है और जनधन योजना का जो है ये 24 अगस्त को जो है 10 वर्ष भी पूरा हो गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनधन योजना 24 अगस्त 2000 जो है 14 को इसको लागू किया गया था, जनधन योजना। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर हम वित्त चालू घाटा की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का सेवा क्षेत्र निर्यात 341.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा और चालू खाता घाटा जो है जीडीपी का 0.7% जो है ये रहा है। वहीं एफडीआई प्रवाह की बात करें तो 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है एफडीआई प्रवाह रहा। मुख्य इम्पोर्टेंट तथ्य जो है याद रखना है। आगे देखते हैं कि 2023-24 में अंतरिम अनुमान जो है ये जीडीपी घाटा 5.6 कल बजट में भी ये बताए थे और जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रहने का जो है अनुमान रखा गया है। वहीं देखते हैं हम कि जो 2022-23 का संशोधित अनुमान था वो वृद्धि दर 7% रहा और 6.4% जो है ये रहा। तो इस तरह हम देखेंगे कि जीडीपी वृद्धि दर जो है 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जो है वृद्धि की बात कही गई है और राजकोषीय घाटा जो कि 6.4 था वो 2022-23 में, वो 2023-24 में 5.6% रहने की बात कही जा रही है जो कि एक अच्छे अनुमान है। आगे देखते हैं दूसरा अध्याय मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता के बारे में। तो मौद्रिक प्रबंधन जैसे कृषि क्षेत्र का जीएनपीए जिसको कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है ये 6.5% जो है ये उच्च बना हुआ है। वहीं पर देखें वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन का मूल्य 200 लाख करोड़ रुपये जो है था। हालांकि ये ध्यान में रखेंगे, जो ध्यान में मुख्य रूप से यहाँ रखना है ये कि आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल जो है 4 आसियान देश हुए हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, और भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जो है ये देश जोड़ेगा और 2026 तक जो है ये लागू होने की उम्मीद है इन देशों में आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ ये कहें कि इसको याद ही कर लेना है कि वित्त वर्ष 2024 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से जो है भारतीय शेयर बाजार दुनिया का 5वां शेयर बाजार बन गया है। ये आपको याद रखना। पहला शेयर बाजार जो है यूएसए है, दूसरा है चीन। ये दोनों भी आप लोग को याद रखना है। कैपिटल पूंजी की माध्यम से बाजार पूंजीकरण के हिसाब से। आगे देखते हैं हम लोग अध्याय 3 में कीमतें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में बाह्य क्षेत्र समृद्धि के बारे में। तो भारत वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति जो है ये 5.4% ये रहा है। हालांकि ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस एक ध्यान में रखना है। यहाँ पर
आपको बता दें कि फरवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा भारत चावल जो है पेश किया गया है और ये चावल 29 रुपये पर केजी जो है पेश किया गया है। वहीं पर नवंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा जो है भारत आटा पेश किया गया था, जो कि 27.50 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये नया एक भारत सरकार का एक तरह से कहिए कि इनोवेशन है कि हम आम जनता को जो है कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के चीज़ जो है प्रोवाइड करें। तो आप इस तरह के डाटा जो पर केजी वो पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। 27.50 ये आटा का है और 29 रुपये पर केजी ये भारत चावल का है। यहाँ तक कि ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत सरकार ने किफ़ायती या रियायती कीमतों पर जो है आम नागरिकों को आटा प्रोवाइड करने के लिए किस ब्रांड का जो है पेश किया है, तो भारत आटा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला है बाह्य क्षेत्रीय और समृद्धि स्थिरता अध्याय 6। इसके अंतर्गत जो है वैश्विक FDI 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये हो गया है। भारत का कुल निर्यात 776 बिलियन US डॉलर को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2023 में कुल आयात भी बढ़कर 8.898 बिलियन डॉलर जो है हो गया है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो व्यापार घाटा है ये जो है ये ज़्यादा रहा है, क्योंकि हमने 776 बिलियन डॉलर का जो है निर्यात किया है, जबकि आयात कितना का किया है, 898 बिलियन डॉलर का जो है आयात किया है। इस तरह हम देखेंगे कि व्यापार घाटा जो है भारत का ये रहा है इस सेशन में, इस आर्थिक सर्वेक्षण के दर में। अब अगला जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो है भारत का रक्षा उत्पाद वित्त वर्ष 2023 में 1,08,664 करोड़ हो गया, जो कि शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों की सूची में स्थान रखता है। तो यहाँ पर ये तथ्य इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत अब जो है रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है और ये निर्यात में जो है पूरे विश्व में भारत का स्थान अब 25वां हो गया है हथियार निर्यातक देशों में। वहीं पर भारत चीन के बाद फुटवेयर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और निर्यातक जो है नम्मा, जितना भी फुटवेयर है, हम लोग फुटवेयर पहनते हैं, जूता चप्पल ये सब, तो इसमें जो है हम उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। वहीं भारत 2022 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जल मार्गों को चालू करना है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि भारत दुनिया में अत्यधिक कुशल AI मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल बन गया है। तो आपको AI मशीन लर्निंग और बिग डेटा वर्कर्स के बारे में भारत का पोजीशन क्या है विश्व में, ये याद रखना है। तो ये दूसरा जो है हो गया है। वहीं पर भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में जो है दूसरा स्थान हो गया विश्व में। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात भारत जो है कर रहा है। अब सांस्कृतिक एवं मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान छठा है। ये जो है ये सब पूछ लिया जाता है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। वहीं पर
देखें अध्याय 5 में कि अमृत काल में विकास रणनीति के 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित जो है रखा गया है। हालांकि ये मेन में आपको काम देगा। कौन कौन सा क्षेत्र है? निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना और राज्य की क्षमता निर्माण को फोकस करना, ये जो है ध्यान में ये रखा गया है। वहीं पर जब जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा के बारे में देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, तो 30 अप्रैल 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता का जो है 442.8 गीगावाट है संपूर्ण भारत में। ये डाटा आप लोग जरूर याद कर लेंगे। इस तरह के डाटा जो है पूछ लिया जाता है बिहार के एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में, तो ये डाटा याद रखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे कोयला क्षेत्र से सबसे ज्यादा जो है 210.97 गीगावाट क्षमता ऊर्जा जो है उत्पादन कर रहे हैं। तो ये आप तो एकदम याद ही कर लेंगे। ये पूछा भी गया है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी कि भारत सबसे ज्यादा जो है किस क्षेत्र से बिजली उत्पादन करता है, तो कोयला से जो है कोयला से सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद आप देखेंगे सौर ऊर्जा से, उसके बाद जो है हाइड्रो पावर से और पवन ऊर्जा से। और सौर ऊर्जा में जो है भारत तीसरे स्थान पर आ गया है बिजली उत्पादन में। हाल ही में जो है हम करंट अफेयर्स में बताए भी थे, भारत ने जापान को जो है रिप्लेस कर दिया है। पहले जापान तीसरे स्थान पर था, अब भारत तीसरे स्थान पर आ गया है सौर ऊर्जा उत्पादन में। तो ये भी एक करंट अफेयर्स है, तो आपको जरूर याद रखना है। अब अगला हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत देखते हैं। अगला है कि भारत सरकार द्वारा एम्स देवघर में जो है 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये याद रखना है। और पोषण भी पढ़ाई भी मई 2023 में शुरू किया गया है। पोषण भी और पढ़ाई भी ये एक योजना है केंद्र सरकार की, जिसको कि मई 2023 में लागू किया गया है। तो ये इसके बारे में भी आर्थिक समीक्षा में सरकार ने जानकारी दी है, तो आपको याद रखना है। वहीं पर सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशतता के मामले में अनुसंधान एवं विकास में निवेश जो है 0.64% जो है रहा है, जबकि चीन जो है 2.41% और अमेरिका 3.47% और इजराइल जो है 5.71% जो है ये अनुसंधान एवं विकास कार्य में जो है अपने जीडीपी का खर्चा करता है। तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो इजराइल जो है अनुसंधान एवं विकास में खर्चा करता है अपने जीडीपी का, जबकि भारत अभी भी बहुत पीछे है। लेकिन ये डाटा याद रखना है कि 0.64% जो है अनुसंधान एवं विकास में भारत खर्चा करता है। और अनुसंधान और विकास में सबसे ज्यादा खर्चे करने वाले देशों में इजराइल जो है पहले स्थान पर है, फिर अमेरिका, चीन का स्थान आता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। गरीबी के मामले में जो है तमिलनाडु देश में सबसे कम गरीबी है, वहाँ 1% से कम हिस्से लोग जो है गरीब है, जबकि बिहार और यूपी क्रमशः 20% और 25% जो है गरीबी यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो है 18 ट्रेडरों में कारीगरों और शिल्पों को एंड टू एंड सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा कारीगरों और शिल्पी है, जैसे बढ़ई है या
बढ़ई के बाद जो है डाला बनाने वाला है। इस तरह से जो छोटे छोटे कारीगर हैं, चूड़ी बनाने वाले, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो विश्वकर्मा योजना लागू किया गया था, तो ये 18 ट्रेड जो है 18 ट्रेड विभिन्न विभिन्न प्रकार के, उसके लिए लागू किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जो है आगे देखते हैं कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन में किन किन चीज़ों को जो है प्राथमिकता दी गई है आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, या क्या प्रावधान है। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में लगभग 42.3% आबादी जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, 42.3%, जबकि 17.7% जीडीपी का ये योगदान देता है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पर एक और तथ्य बता दें कि ऑपरेशन ग्रीन जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो ऑपरेशन ग्रीन का दायरा जो है 3 फसलों टमाटर, प्याज, आलू से बढ़ाकर टोटल 22 खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत जो है कितने फसलों को अभी लाया गया है, तो 22 फसलों को जो है लाया गया है। और 22 फसलों में 10 जो है फल है और 11 जो है सब्जियां हैं, तो हो गया कितना 21। और एक जो है ये है समुद्री झींगा, जो हम लोग समुद्री झींगा है वो है, तो टोटल हो गया 22। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है ये याद रखना, इसके अंतर्गत कितने फसलों को वर्तमान में लाया गया है। अब हम लोग जो है देखते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल जो मध्यम उद्योग हैं उसके बारे में। तो भारत फार्मास्यूटिकल बाजार में वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है योगदान दे रहा है। और अगर दुनिया के हिसाब से समझें तो ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार जो है ये है जेनरिक दवाओं का है, ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। पहले स्थान पर जो है अभी भी यूएसए बना हुआ है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। दूसरा कपड़ा निर्माता है, दैट मीन्स कि उत्पादन जो है करता है भारत। उत्पादन की दृष्टि से भारत कपड़ा का जो है दूसरा है, जबकि निर्यातक की दृष्टि से जो है कपड़ा कितना है 5वां स्थान जो है भारत का है विश्व में। वहीं पर हम देखेंगे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है करीब 4,445 करोड़ रुपये के साथ जो 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये याद रखना कि ये जो पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ये मुख्य रूप से कपड़ा को जो है कपड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वहीं पर सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में भारत की वृद्धि महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का 55% जो है सेवा क्षेत्र का रहा है। तो सबसे ज़्यादा भारत जो है सेवा क्षेत्र में का ही योगदान है जीडीपी में, उसके बाद उद्योग का और उसके बाद कृषि क्षेत्र का है। ये तीनों सीक्वेंस भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। तो ये तीसरा बन गया है घरेलू बाजार के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। वहीं पर देखते हैं वायरलेस टेलीफोन कनेक्शन की संख्या जो है यहाँ 116.5 करोड़ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है ये इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिनमें से 12 हवाई अड्डों का संचालन जो है शुरू हो गया है। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है मुख्य रूप से घरेलू हवाई क्षेत्र को बढ़ावा देने और साथ ही साथ इंटरनेशनल, मुख्य रूप से ये घरेलू हवाई
क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ये है। वहीं पर देखें कि 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को स्थापित किया गया है और पवन ऊर्जा स्थापित करने में भारत चौथे स्थान पर है। ये आपको पहले जो है बताए थे कि ये भी याद रखना है कि कोयला से जो है भारत सबसे ज्यादा करता है, लेकिन सौर ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पे आ गया है विश्व पर। वहीं पर पवन ऊर्जा में विश्व में जो है चौथे स्थान पर है। ये भी डाटा आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं ये कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो है विधानसभा का चुनाव 2024 में हुआ। और विधानसभा आंध्र प्रदेश में 175 सीटें, उड़ीसा में 147 सीटें, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें और 32 सीटें जो है ये सिक्किम में है। तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में से तेलुगु देशम पार्टी जो है 135 सीटें जीती हैं। ओडिशा में जो है 147 में से 78 सीटें जो है जीती है भारतीय जनता पार्टी और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों में से 46 सीटें जो है जीती है भारतीय जनता पार्टी। और सिक्किम में 32 सीटों में से जो है 31 सीटें जीती है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और ये मुख्यमंत्री का नाम तो आपको एकदम याद ही कर लेना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये चौथी बार बने हैं, और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी पहली बार, और उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और बने हैं प्रवती परिदा, ये जो हैं। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू तीसरी बार बनी हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री याद रखना है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग जो है बने हैं दूसरी बार। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को जो है घोषित किए गए थे। तो ये था एडिटेरिया का करंट अफेयर्स। अब हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स देख लेते हैं कल वाला। तो पंचदान उत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में जो है पंचदान उत्सव मनाया गया है। ये बस आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो है दाल, चावल, गेहूं, नमक और धान जो है दान किया जाता है। बौद्ध त्योहारों में भिक्षुओं को जो है ये उपहार दिया जाता है। तो पंचदान उत्सव नेपाल में मनाया गया, ये आपको याद रखना है, और ये इसमें दान दिया जाता है। वहीं पर अगला करंट अफेयर्स है कि हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव ये 5 अक्टूबर को जो है होगा और 8 को जो है नतीजे आएंगे। तो ये एक चेंजिंग हुआ है, जो कि पहले अलग डेट था उसको जो है चेंज कर दिया गया है। अगला जो है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में प्यारी बहना योजना जो है ये लागू किया गया था। इसको इस तरह पूछा जा सकता है कि प्यारी बहना योजना किस सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, और इसके तहत जो है महिलाओं को में जो है पैसे दिए जाते हैं अकाउंट में। 1500 रुपये मासिक जो है दिए जाते हैं। अब इसमें ये चर्चा में इसलिए है कि इस निधि में जो है कुछ महिलाओं जो इसके एलिजिबल नहीं थी वो भी जो है इस योजना का फायदा ले रही थी, तो उसको अब पैसे जो है रिटर्न करना पड़ेगा। तो कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि जो है ये योजना लागू की गई थी। ये पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना, और इस पात्रता जो नहीं है उनको रिटर्न करना पड़ेगा। और सालाना जो है 4500 रुपये 4500 रुपये प्रत्येक को 3 माह के लिए जो है दिए जाने की बात इसमें कही गई थी। और जो है करीब 54,000 महिलाओं को जो है ये राशि दिए जाने की बात कही गई। अगला करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर्स है ये खास करके एसएससी में ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों जिसको कि हम ISI बोलते हैं और ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसने जो है आतंकी चेहरे को इस बुक में बेनकाब किया है। बस आपको इनके बुक का नाम याद रखना है। HR मैकमास्टर का बुक का नाम है एट वॉर विद आवरसेल्व्स। ये बुक किसने लिखा है? HR मैकमास्टर ने लिखा है एट वॉर विद आवरसेल्फ। तो ये आपको याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है मोहन बगान को हराकर नॉर्थ ईस्ट डूरंड कप जो है चैंपियनशिप ये जीता है। पहली बार जो है जीता खिताब पेनाल्टी शूट में जो है 4-3 से नॉर्थ ईस्ट डूरंड ने ये खिताब जीता है। तो आपको ये याद रखना कि मोहन बगान जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से ये पूछा जा चुका है। और डूरंड कप जो है डूरंड कप ये किस खेल से संबंधित है, इसको तो विभिन्न एग्जामों में SSC में, रेलवे में, यूपी के विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है। डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ये आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।